हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। इसमें चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और ये चैप्टर का नेम है जैव प्रक्रम। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो स्टडी करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर उन्होंने इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर हमारा है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, तो एक बार और हम आपको याद दिला दें। जैव का मतलब होता है जीवन, यानी कि कोई सजीव बॉडी। प्रक्रम का मतलब होता है उसके बॉडी के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम लोग सजीव हैं, यानी कि हम लोग एक जैव यानी कि जीव हैं, तो हम लोग के बॉडी के अंदर कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि श्वसन की क्रिया होती है, हृदय की धड़कने की क्रिया होती है और किडनी का काम करना। तो देखा जाए तो ये सारी प्रक्रिया है। अगर श्वसन की प्रक्रिया ना हो, अगर हृदय की धड़कने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है उस सजीव बॉडी की मृत्यु हो सकती है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा बॉडी चलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट 2 वीडियो में पोषण के बारे में, राइट। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूट्रिएशन कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है जब हम टहलते हैं, जब आप टहलते हो ना या साइकिल की सवारी करते हो तो उस समय आप ऊर्जा का उपयोग करते हो। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत होती है। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम वैसे बैठे हैं या सोए हैं, तो अगर कोई कार्य हम नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आप कार्य कर रहे हो तभी ऊर्जा की आवश्यकता होगा और बैठे हो तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ऊर्जा का आवश्यकता निरंतर आपको होता है, यानी कि अगर आप कार्य करते हो तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप बैठे रहते हो ना तो उस समय भी, या सोए रहते हो तो उस समय भी आपके शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हृदय का धड़कना होता है और उसके बाद इस तरीके से श्वसन क्रिया होती है। आपका पूरा जो बॉडी का जो सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर उसके बाद जो आपका किडनी है, सारे ये सिस्टम जो ऑर्गन होते हैं ये कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ऊर्जा की खपत हो रही होती है, राइट। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है कि हमारे शरीर में क्रम की स्थिति में अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि वृद्धि दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे विकास दिया है। वृद्धि भी आपके शरीर की हो रही है, विकास हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है आदि, राइट। में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम बाहर से भी कई सारे पदार्थ लेते हैं। जैसे कि यह ऊर्जा का स्रोत हम देख सकते हैं, तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, आपका भोजन है, राइट। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम समझ लेते हैं स्पेशल तरीके से कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। उसे तो आपको पता होगा कि आप भोजन कैसे प्राप्त करते हो, बस आपको इतना पता होगा कि आप भोजन ले खा लेते हो, प्राप्त हो गया। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है, आज इस चैप्टर के माध्यम से समझोगे कि आपके शरीर के अंदर भोजन जाता है तो करता क्या है। तो चलिए समझते हैं। प्यारे बच्चों, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है। जितने भी जो जीव हैं उनको ऊर्जा चाहिए और पदार्थ जो चाहिए ना, वो पदार्थ का जो आवश्यकता है एक समान है, देखा जाए तो ज़्यादातर जीवों में। लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। देखिए प्यारे बच्चों, स्पेशल तरीके से जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा उत्पन्न करने का जो आवश्यक सामान है, जो आवश्यकता है, वह एक जैसा है, सभी जीवों में हम मान सकते हैं। लेकिन जो भोजन का जो विधि है वह स्पेशल तरीके से अलग हो सकती है। चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे कि पौधों की बात करें, राइट, ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि पौधे। जैसे कि पौधे क्या करते हैं कि अकार्बनिक स्रोत, देखो प्यारे बच्चों, कार्बनिक और अकार्बनिक आप समझ लीजिए। देखिए कि कोई भी, जैसे कि हम बात करते हैं CO2 को, अगर वह CO2 स्पेशल तरीके से अगर वह वायुमंडल में है तो अकार्बनिक रूप से है। लेकिन वही CO2 अगर पौधे ने ले लिया, राइट, तो वह कार्बनिक हो गया उसके शरीर के अंदर।
अगर सूरज का जो एनर्जी है तो पौधे क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। तो सूरज का प्रकाश इनऑर्गेनिक रूप से यानी कि अकार्बनिक जो है कि रूप से वह वायुमंडल में रहता है, यानी कि सूरज का प्रकाश आता है वायुमंडल में, और पौधे होते हैं सूरज का प्रकाश को लेकर कार्बनिक यानी कि कार्बनिक बना लेते हैं। तो यही अकार्बनिक का मतलब जो है कि वायुमंडल में जो तत्व हैं, अकार्बनिक का मतलब कि शरीर के अंदर आ गए तो वे कार्बनिक हो गए, राइट। जिनमें जीवन भर हम देख सकते हैं, जिनमें सभी जो हरे पौधे होते हैं तथा कुछ जो जीवाणु हैं, राइट, ये क्या होते हैं स्पेशल तरीके से ये स्वपोषी होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सभी जो पौधे हैं वे और कुछ जो जीवाणु हैं वे स्पेशल तरीके से स्वपोषी होते हैं। जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं, राइट, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अन्य जीव, सभी जीवाणु नहीं, कुछ ही जीवाणु होते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, बाकी जो और जो जीव है ना वे जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना हम लोग जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए हम इसको समझाते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। अब समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि जटिल पदार्थ क्या हैं। जैसे कि आप रोटी लेते हो, राइट, ब्रेड खाते हो ना, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। फिर उसके बाद आप राइस खाते हो, चावल खाते हो, राइट, तो उसमें स्टार्च पाया जाता है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से आपका वृद्धि होता है आपके शरीर का, राइट। फिर फ्रूट खाते हो तो फ्रूट में स्पेशल तरीके से कि हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट होते हैं उनमें प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तरह तरह के हम फ्रूट लेते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, जो भोजन हम लेते हैं वह बहुत जटिल है। क्यों जटिल है, क्योंकि उनमें स्पेशल तरीके से मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो उन्हें हमारे शरीर में निकालना होता है, उन्हें प्राप्त करना होता है। तो ये जटिल प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी नहीं कि रोटी खाया तो पूरा रोटी हमारे शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। बस रोटी का प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो अपशिष्ट जो पदार्थ है वह टॉयलेट के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ कि वह रोटी जो है वो जटिल है, उसमें से उस प्रोटीन को निकालने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। तो आया समझ में ना। तो ये कैसे होगा, चलिए आगे हम समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जटिल जो पदार्थ है ना, यहाँ पे दिया है ना, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना ये अनिवार्य होता है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में ये क्या हो सके, प्रयुक्त हो सके, उपयोग में लाया जा सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। ये जैव उत्प्रेरक है जिसके चलते भोजन का पाचन होता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विषमपोषी उत्तरजीविता, विषमपोषी और स्वपोषी, यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, राइट। वे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, वे स्वपोषी यानी कि सभी पौधे स्वपोषी हैं, राइट। लेकिन जो जीव स्वयं भोजन नहीं बनाते वे विषमपोषी होते हैं, राइट। तो अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पौधों पर ही आश्रित हैं। जितने भी जो जंतु हैं ना वे सब पौधों को खाते हैं। और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है, वे पौधों में जो ऊर्जा आती है वह सोलर एनर्जी से आती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को वे क्या करते हैं कि भोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उस पौधे में यानी कि पौधा जो है ना वह भोजन इकट्ठा करता है अपनी बॉडी में। अब उस पौधे को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है। यानी कि इस वाले तरीके से देखा जाए तो जितना भी हम ऊर्जा जो प्राप्त कर रहे हैं वह भले से हम कोई जंतु को ही खाता है, मांसाहारी है, लेकिन जो जंतु को, जिस जंतु को खाया है, शाकाहारी जंतु को, उसने उस पौधे को खाया है, तो पौधे में ऊर्जा आई है। लेकिन उस पौधे में ऊर्जा कहाँ से आई है, उस पौधे में ऊर्जा उस सूर्य से आई है। तो देखा जाए तो ये एक श्रृंखला है, राइट, एनर्जी फ्लो होने का, जो सूरज से पौधों में आया, पौधों से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी जीवों में गया। और मांसाहारी जीवों को या कोई भी जीव मर जाता है तो उस पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो या कवक लग जाते हैं तो उसे सड़ाते हैं, तो कवक बैक्टीरिया भी जो है कि उस तत्व यानी कि अपना भोजन बना लेते हैं इस तरीके से। तो यह एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला है। चलिए आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में खाद्य श्रृंखला क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों, जंतु तथा कवक, कवक तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, कवक हम उसे कहते हैं जो स्वयं भोजन नहीं बनाते, लेकिन ये पौधे होते हैं। वे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, हरे रंग के नहीं होते हैं, ये भूरे, वाइट कलर के, ब्राउन कलर के, राइट, कुछ येलो कलर के, इस कलर के ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कवक होते हैं जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं,
राइट। जैसे कि आपने देखा होगा मशरूम आपने खाया होगा, वो भी कवक है जिसकी सब्जी बनती है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, जंतु तथा कवक इस प्रकार की विषमपोषी जीवों सम्मिलित हैं जो स्वयं भोजन नहीं बनाते। राइट, लेकिन कवक पौधे हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए इनकी जो भी जातियों का जो समूह है उनको एक अलग कैटेगरी कवक कैटेगरी में डाल दिया गया है। राइट, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो स्वपोषी होते हैं वे स्वयं भोजन बनाते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण। राइट, उसके बाद विषमपोषी पोषण आता है। प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास करिए। राइट, चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर स्वपोषी जीव की कार्बनिक यानी कि प्यारे बच्चों कार्बन स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो स्वपोषी जो पौधे हैं यानी कि जो प्लांट हैं वे क्या करते हैं, उनको कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राइट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह ऐसा प्रक्रम है जिसमें जो पौधे जो होते हैं बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्यारे बच्चों, ये प्लांट है, ठीक, ये क्या करेगा, CO2 लेगा। क्या लेगा प्यारे बच्चों, CO2 लेगा तथा जल लेगा, H2O लेगा, यानी कि अपने जड़ों के द्वारा पानी को सक करेगा और अपने पत्तियों के द्वारा ये CO2 को लेगा। राइट, अब क्या करेगा प्यारे बच्चों, इन पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिसे हम पर्णहरिम कहते हैं, इसीलिए ये हरा होता है। राइट, ये हरे रंग का इसमें पिगमेंट पाया जाता है इनकी पत्तियों के कोशिकाओं में। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, CO2 और H2O, राइट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है, यानी कि ये CO2 ये पौधा लेगा और पानी लेगा जड़ के द्वारा। अब ये क्या होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में ये परिवर्तित कर दिए जाते हैं, यानी कि जो CO2 है और पानी दोनों को लेकर और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो सूरज का जो प्रकाश है जब मिलता है तो यह कार्बोहाइड्रेट में ये बदल जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं प्यारे बच्चों। तो पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। राइट, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में ये उपयोग में लाया जाता है। इसके चलते पौधे जो होते हैं ना ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप जो है ना स्पेशल तरीके से सांस लेते हो तो आपके शरीर में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाया जाता है। राइट, तो आपका बॉडी चलता रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन में आपकी ऊर्जा को भी इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि ATP की फॉर्म में। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ATP क्या है आप देख सकते हो। राइट, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि स्पेशल तरीके से हम आगे देख लेते हैं कि ये मंड के रूप में कैसे संचित होता है। आगे देखेंगे हम लोग, अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तुरंत उपयोग में नहीं लाए जाते, कुछ तो उपयोग में लाए जाते हैं लेकिन कुछ उपयोग में नहीं लाए जाते, तो उन्हें हम यानी कि उन्हें मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में यह संचित कर लिया जाता है। जैसे कि आप आलू खाते हो तो उसमें स्टार्च पाया जाता है, चावल खाते हो उसमें स्टार्च पाया जाता है। राइट, तो यह जो है ना, यह जो कार्बोहाइड्रेट जो इकट्ठा हुआ है वह स्टार्च के रूप में उनमें इकट्ठा हुआ है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। यानी कि यह जो रक्षित का मतलब जो सुरक्षित जो आंतरिक जो ऊर्जा रखी गई है, जब पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता होगी किसी कारण, अगर उसे ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो अपने बॉडी के अंदर रखा हुआ जो ऊर्जा है ना उसका यह उपयोग करेगा। राइट, तो पौधे द्वारा आवश्यकता के अनुसार इस ऊर्जा की पूर्ति कर ली जाती है। राइट, कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भी प्यारे बच्चों संचित कर लिया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। राइट, देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C6 सॉरी
यहाँ पे दिया है 6CO2 प्लस 12H2O, राइट। क्लोरोफिल और जो है कि क्लोरोफिल में सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये C6H12 ग्लूकोज बनेगा प्लस CO2 प्लस 6H2O ये बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है, इस प्रक्रम के दौरान क्या घटनाएं यानी कि निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, चलिए समझ लेते हैं, राइट। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है कि पहला दिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उस कंडीशन में क्लोरोफिल जो पत्तियों में जो हरे रंग के पिगमेंट पाए जाते हैं, पत्तियां इसीलिए हरी होती हैं क्योंकि उनके कोशिका के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या करता है कि प्रकाश जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेता है। दूसरा दिया है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ये अपघटन होता है, राइट। तीसरा दिया यहाँ पे होता क्या है कि तीसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ये अपचयन होता है, राइट। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तत्काल ही ये सारे एक के बाद एक एक होते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि मरुद्भिद पौधे रात्रि में, मरुद्भिद का मतलब होता है कि वे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं बलुई मिट्टी में, रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वे क्या करते हैं कि रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद ये बनाते हैं। आइए हम देखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार ये आवश्यक साबित होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप देखिए, यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पष्ट तरीके कुछ कोशिकाओं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देंगे। अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे, राइट। ये बिंदु कोशिकांग है स्पष्ट तरीके से, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, राइट। यानी कि कोशिका के अंदर ये कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, राइट। इनमें क्लोरोफिल होता है और आइए एक क्रियाकलाप करके हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें देखेंगे कि हमें क्या करना है कि मनी प्लांट एक लेना है, यानी कि गमले में लगा एक, ये क्रियाकलाप 6.1 है। गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए, जैसे कि मनी प्लांट आपने देखा होगा जिसमें ज़्यादा पत्तियां होती हैं, या हम कह सकते हैं कि क्रोटन का भी पौधा आप ले सकते हो, राइट। ये तो आसानी से मिल जाएगा आपके यहाँ। पौधों को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उनका संपूर्ण मंड जो है कि प्रयुक्त हो जाए, राइट। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूरज के प्रकाश में रखिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों कि यह मतलब होता क्या है कि पौधे का जो अंतिम उत्पाद होता है वह मंड बनता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि मनी प्लांट को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है कि संपूर्ण जो मंड है लास्ट में जो बन रहा है वो प्रयुक्त हो जाए। अब क्या करना है कि पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूरज के प्रकाश में रखिए, राइट। पौधे से एक पत्ती को तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबालते पानी में डालिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसे एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। इस बीकर को सावधानीपूर्वक जल उष्मक में रखकर तथा तब तक इसमें इसको यानी कि तब तक गर्म करिए उस जल को कि जब तक एल्कोहल उबलने ना लगे, राइट। अब क्या करना है कि पत्ती के रंग का क्या होगा, विलयन में रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के बाद इस पत्ती को आयोडीन के तरल विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना करिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या निकालते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि स्पेशल तरीके से उनमें लास्ट में आपको मंड प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये जो पत्ती का जो ये सेक्शन था, हम इसको थोड़ा समझा देते हैं प्यारे बच्चों। ये आपकी पत्ती है, राइट। आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं उनमें ये मध्य सिराएँ होती हैं, ये मध्य सिराएँ हैं। अब सिराओं से जो है कि ये सिरा निकला हुआ है, ये मध्य सिरा है। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये मध्य सिरा है
अब इनसे सिरिकाएँ निकले हुए हैं, ये सिरा हैं या सिरिकाएँ भी आप कह सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या होगा कि ये पर्णपटल है, राइट। तो अब देखिए, अब करना क्या है कि आपको लैब के अंदर इस पत्ती को लेके जाना है। अगर आप पत्ती के अंदर देखना चाहते हैं कोशिकाएं, तो कैसे देखेंगे, कई सारी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको पत्ती को, किसी भी पत्ती को लैब के अंदर लेके जाइए और आलू को आप लीजिए। जैसे कि ये जो आलू होता है ना, ये कुछ यूं कलर का ऐसा स्ट्रक्चर आपको आलू मिलेगा। तो रेजर की मदद से आपको आलू को एक आयत के आकार में कट कर देना है, राइट। जब आप कट करेंगे आयत के आकार में ऐसे, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा। और रेजर की मदद से, या आप चाहें तो ब्लेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक यहाँ पे चीड़ा मारिए, यहाँ पे ऐसे चीड़ा मारिए, राइट। और दोनों को आप चाहे तो फैलाएंगे तो इसमें खाली यहाँ पे जगह आपको मिलेगा। इसमें पत्ती को थोड़ा सा हिस्सा क्या करना है, आपको पत्ती का थोड़ा सा हिस्सा इसमें रख देना है। अब उसके बाद दोनों ओर से आलू को ऊपर नीचे से पुश करिए, दबाइए और इसे किसी कठोर स्थान पर रख कर और रेजर की मदद से खूब पतला 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 ऐसे कट मारिए। आलू कटेगा तो पत्ती भी खूब पतला पतला कटेगा, राइट। जब आप पत्ती को कट करेंगे तो आपको ऐसी संरचना कोशिकाओं की देखने को मिलेगी, राइट। यही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पत्तियों में आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर बंडल होता है। तो चलिए देख लेते हैं, यह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यह स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा, यानी कि कैसे कट किया है, ये पत्ती है ना आपकी, ये पत्ती है, राइट। अब इसी पत्ती को रखा गया था, पतला 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 ऐसे काटा गया है। अब क्या करेंगे, इसी कटा हुआ जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोशिकाएं ये देखने को मिलेंगी। देखिए प्यारे बच्चों, कैसी कोशिकाएं हैं समझ लेते हैं। सबसे ऊपर एक लेयर होगा जो क्यूटिकल का लेयर होता है, उसके नीचे आपको ऊपरी बाहर त्वचा देखने को मिलेगी। ये लेयर बस क्यूटिकल का लेयर है, मोमी लेयर होता है, राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों, नीचे आप देखें कुछ ऐसी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, ये आपके हरित लवक हैं, राइट। अब इनके बीच में आपको कुछ खाली स्थान देखने को मिलेगा, ये आपके वायु कोश है जो खाली होते हैं। फिर उसके बाद उसके और अंदर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे द्वार कोशिकाएं ये हैं, ये द्वार कोशिकाएं, निचला वाला ये त्वचा है, राइट। ऊपरी त्वचा और निचली त्वचा, जैसे कि आपने देखा हो ना, अगर आप अपने हथेली को आप ऐसे करेंगे तो नीचे ऊपर देखने को मिलेगा। उसी तरह पत्ती का भी ऐसा ही है, इस तरीके से रासर और वेंट्रल पत्ती का। तो ये द्वार कोशिकाएं हैं, राइट। इन्हीं के खुलने से, बंद होने से स्टोमेटा जो होता है वो खुल जाता है और जो है कि रंध्र हम जिसे कहते हैं, जिसके चलते जो है कि वाटर का लॉस होने लगता है पोरोस के बॉडी से, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या करना है हमें कि जो आप देख रहे हैं ना, ये ही क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसी के अंदर क्या है, ये हरित लवक पाए जाते हैं, ये हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, राइट। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट कर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के कुछ बिंदु पाए जाते हैं। ये बिंदु कोशिकांग होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल है। आइए इन क्रियाकलाप जो है कि करते हैं, दर्शाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, राइट। जैसे कि यही आपका जो है कि ये क्लोरोप्लास्ट, इसी में क्या है, क्लोरोफिल ये पाए जाते हैं, राइट। ये कोशिकांग होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि स्पेशल तरीके से जो अभी हमने तो ये क्रियाकलाप कर ही लिया। अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ लिया था कि रंध्र के बारे में, रंध्र क्या होता है, राइट। तो रंध्र क्या होता है अभी हम आपको बता भी देंगे, आप जो है कि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। जो रंध्र होता है, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, राइट, यानी कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के त्वचा पर जो है कि इस तरीके से स्वीट पोर पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पसीना निकलना, हमारे शरीर पर, त्वचा पर ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं जिसके चलते पसीना शरीर से बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है ना। सेम उसी तरह हम कह सकते हैं कि पत्तियों की भी सतह पर ढेर सारे छिद्र होते हैं जिसके चलते जो पानी पौधे लेते हैं जड़ों के द्वारा, तो पानी आखिर में निकलना चाहिए ना शरीर से। पानी लेते रहेंगे तो पूरा शरीर जो है पानी से भर के फट जाएगा ना, तो उस कंडीशन में गंभीर समस्या हो जाएगी। तो
इस तरह नेचर ने पौधों को बनाया है कि पानी लेते रहेंगे, खनिज लवण पानी द्वारा जो है कि घुल के शरीर में जाएगा, जड़ों द्वारा होते हुए, तनों द्वारा होते हुए पत्तियों तक जाएगा, और जितना भी उसमें खनिज लवण है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो पानी है पत्ती द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसी तरह हमारे भी शरीर में होता है, राइट। हम भी जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उनमें जो तत्व हैं हमारे शरीर में घुल जाते हैं, बाकी जो फिल्टर होता है जो पानी जिसमें हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं शरीर से, राइट। चलिए प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है जो पत्तियों पर छिद्र पाए जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह में भी होता है। देखिए प्यारे बच्चों, तना में भी, जड़ में भी, पत्तियों में भी, सभी पौधों के सभी जगहों पर ये जो है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। इन रंध्रों से जो है प्राप्त इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, यानी कि इन्हीं रंध्रों से जल जो है उनका हानि होता है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो छिद्र खुल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते हैं, भोजन बनता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब ये छिद्र जो होते हैं ये बंद भी हो जाते हैं, राइट। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर हो जाता है या जाता है तो ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो जो है कि स्पेशल तरीके से जो छिद्र है वो बंद हो जाता है। चलिए इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पेशल तरीके से कि ये पत्तियों में ये ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पत्ती देखा था ना, ये पत्तियों में ये आपने स्पेशल तरीके से पत्तियों में ये आप देख रहे थे, तो यहाँ पे ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये छिद्र है ना जी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी को हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये रंध्र है, ये पत्तियों में ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं, राइट। अब होता क्या है कि ये पूरा का पूरा रंध्र है स्पेशल तरीके से, और ये रंध्र छिद्र है, राइट। और ये गार्ड सेल होते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं, यही सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में द्वार कोशिका कहते हैं, राइट। होगा क्या कि जब पत्तियों में पानी का जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये गार्ड सेल फैल जाएंगे, क्या होंगे ये सॉरी प्यारे बच्चों, ये सिकुड़ जाएंगे, क्या होंगे ये सिकुड़ जाएंगे। और स्पेशल तरीके से 1 सेकंड प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ प्यारे बच्चों, होगा क्या कि हाँ इस पल तरीके से जब इसमें पानी आएगा तो ये क्या होगा, ये फूल जाएगा। और प्यारे बच्चों, जब होता क्या कि पत्ती में जब पानी आता है तो जब प्रेशर बढ़ेगा वाटर का तो ये जो होते हैं ना ये फूल जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये रंध्र जो कोशिकाएं हैं ये इस पल तरीके से द्वार कोशिकाएं जो है ना ये फूल रही हैं, ये फूल रही हैं, इधर फूल रही है ना। बीच में यहाँ पे खाली जगह बन रहा है, जो रंध्र छिद्र बन रहा है, जिसके चलते पानी जो है ना वो बाहर ट्रांसपाइरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब पानी का प्रेशर कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये क्या होंगी ना, ये नॉर्मल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिकुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये सिकुड़ गई हैं, ये सिकुड़ गई हैं। पानी का प्रेशर कम होगा तो सिकुड़ जाएंगी, जिसके चलते रंध्र बंद हो जाएगा। यानी कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें स्पेशल तरीके से 12 घंटा रंध्र खुलता है, 12 घंटा बंद रहता है। कुछ पौधों में 18 घंटा रंध्र खुलता है, बाकी घंटा स्पेशल तरीके से बंद रहता है। सबका अलग अलग जो है कि रंध्र खुलने का टाइमिंग होता है, राइट। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे तो पता चलेगा, कुछ क्रियाकलाप यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो गमला वाला जो है ना, ये इसका क्रियाकलाप हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्रियाकलाप 6.2 में हम देखेंगे, लगभग एक समान आकार के 2 गमले आप ले लीजिए, राइट। इस तरीके से 3 दिन तक उसे अंधेरे कमरे में आप रख दीजिए। आप प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच की पट्टियाँ पर कांच की पट्टी पर रखिए, यानी कि प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए, राइट।
एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए और दूसरा जो पौधा है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए ये किया जाता है, राइट, स्पेशल तरीके से। अब चित्र के अनुसार आपको करना क्या है कि दोनों पौधों को अलग अलग वेल जार से ढक लेना है। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टी का वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटों के लिए पौधों को सूरज के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे में एक पत्ती तोड़िए तथा उपयुक्त क्रियाकलाप के अनुसार मंड की उपस्थिति की जांच करिए, राइट। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड उपस्थित हैं उसमें, इस क्रियाकलाप से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उपरोक्त 2 क्रियाकलाप के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, हाँ। देखिए प्यारे बच्चों, अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, राइट। यानी कि जो स्वपोषी पौधे हैं वे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं स्पेशल तरीके से। वे क्या करते हैं कि सूरज के प्रकाश के द्वारा अपनी ऊर्जा बनाते हैं, राइट। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पौधे जो है ना सूरज के प्रकाश द्वारा भोजन बना लेते हैं तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने शरीर की पूर्ति के लिए उन्हें अन्य पदार्थों पर भी निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के द्वारा केवल ऊर्जा बनता है, बाकी प्रोटीन खाएंगे, विटामिन खाएंगे तो प्रोटीन खाने से वृद्धि होगा शरीर का, और जो है कि विटामिन खाएंगे तो हमारे जो भी जो कमी होती है उसकी यानी कि जो भी हमारे शरीर की जो क्षमता है वह देखने के सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी स्पेशल तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों कि जो कच्ची सामग्री होता है वह स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल लेते हैं। जल कच्ची सामग्री है तो ये जड़ों द्वारा जो है कि जड़ जो होता है मिट्टी में होता है, उसके द्वारा मिट्टी से जो है ना जड़ वो पानी को अवशोषित कर लेता है। नाइट्रोजन भी पौधे लेते हैं, फास्फेट लेते हैं, राइट। लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ में मिट्टी से लिए जाते हैं। ये सब जो है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब आपके मिनरल्स हैं। ये पौधे जो होते हैं ना खनिज लवण को अपने जड़ के द्वारा जब पानी खींचते हैं तो पानी में घुला हुआ है ये जो खनिज पदार्थ है ये पौधों के शरीर में चला जाता है, जिसके चलते पौधों का जो बॉडी बिल्डिंग है या पौधे उसके चलते हेल्दी रहते हैं, राइट। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। नाइट्रोजन साइकिल पे भी हमने वीडियो बनाया है, राइट, और कार्बन साइकिल पे भी हमने वीडियो बनाया है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। नाइट्राइड क्या है प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हमने वीडियो को एडिट करके बनाया है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बनाते हैं, और नाइट्रेट जो होते हैं पौधे अपने जड़ों द्वारा जब पानी को खींचते हैं तो पानी में घुला नाइट्रेट उसके बॉडी में जाकर प्रोटीन का निर्माण करता है, राइट। अब प्यारे बच्चों पढ़ेंगे इसमें हम विषम पोषी पोषण। प्रत्येक जीव, विषम पोषी पोषण का मतलब हम लोग हो गए जो दूसरे जीवों पर या दूसरे यानी कि हम लोग भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हम लोग को भोजन लेने के लिए किसी और जीव पर आधारित रहना होता है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। अनुकूलित का मतलब ये हुआ कि जैसा पर्यावरण है उसके प्रति ढल जाना। तो हम लोग अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हैं। हमें पता है कि हमें अपने जीने के लिए स्पेशल तरीके से भोजन को दूसरे जीवों से लेना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम सूरज के प्रकाश में चले जाएंगे तो चार्ज हो जाएंगे और हमें भोजन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन को चलाने के लिए स्पेशल तरीके से दूसरे जीवों पर हम निर्भर रहते हैं, और उसी प्रकार हम अपनी खेती करते हैं, पौधों को उगाते हैं, या जो भी सारी चीज़ें हैं या जंतुओं का पालन करते हैं अपने लाभ के लिए। तो यानी कि हम ढल चुके हैं उस पर्यावरण के प्रति, या कोई भी जो जीव है अपने पर्यावरण के प्रति, भोजन के प्रति कह सकते हैं या आवास के प्रति, उस पर्यावरण के द्वारा वो ढल चुका है, उसे ही अनुकूलित कहते हैं। यानी कि जैसा पर्यावरण हो, जैसा माहौल हो, उसके प्रति ढल जाना ही जो है कि अनुकूलित या अनुकूलन कहलाता है, राइट। जीने के आधार पे भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी ये निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि जो घास है, या गतिशील है, जैसे कि हिरन है। जैसे कि जो घास है वो जो है कि अचल है, और जो हिरन है वो क्या है, वो है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गतिशील है, वो गति कर सकता है, लेकिन घास गति नहीं कर सकता। घास कभी भी घोड़े या हिरन के पास नहीं जाएगा, हिरन ही या घोड़ा ही घास के पास जाएगा खाने के लिए। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन का तरीका भिन्न भिन्न है, राइट। अगर हम बात करें तो घास का जो भोजन करने का तरीका एक ही जगह पर हो जाता है, हिरन जो है जाके घास खाता है, राइट। दोनों का भोजन करने का जो तरीका है अलग अलग है। तथा गाय व शेर किस प्रकार किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ हैं। कुछ जीवों भोज्य पदार्थ का विघटन करने के बाहर ही, यानी कि कुछ जो जीव होते हैं भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। जैसे कि इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका जो है कि अवशोषण कर लेते हैं, यानी कि जो फफूंद है, ईस्ट है, मशरूम है, कवक, ये सब जो जीव है ना, ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने का जो क्षमता है ना, जैसे कि दो तरह का पाचन होता है। एक जो पाचन होता है जो शरीर के अंदर होता है, जिसे हम आंतरिक पाचन कहते हैं, राइट, जिसे हम इंटरनल डाइजेशन कह सकते हैं। और दूसरा जो पाचन होता है जो बाह्य पाचन, यानी कि एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। तो जो आंतरिक पाचन जो है, जब हम भोजन को लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो पचता है भोजन, राइट। तो देखा जाए तो ज़्यादातर जीव आंतरिक ही पाचन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि जो कवक होते हैं, फफूंद का मतलब कवक या ईस्ट, ये दोनों कवक हैं, मशरूम भी कवक है, ये सब कवक हैं प्यारे बच्चों। जो कवक होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि स्पेशल तरीके से सड़े गले हुए पदार्थों पर स्पेशल तरीके से ग्रो करेंगे, और यानी कि ऐसे पदार्थों पर ग्रो करेंगे जिसको सड़ाएंगे, राइट। तो ये स्पेशल तरीके से एक एंजाइम छोड़ते हैं जिसके चलते वह पौधा हो या जंतु हो वह सड़ने लगता है, राइट। और उस एंजाइम के चलते उसके शरीर के कोशिकाओं में जो भी हम कह सकते हैं पोषक तत्व है वो खंडित हो जाता है, यानी कि वो बाहर ही पच जाता है। अब वो जो स्पेशल तरीके से जो भी उसमें जो तत्व हैं वह स्पेशल तरीके से उस कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, और वह उसे बाहर ही पचा लेते हैं और ले लेते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, रोटी के अंदर, चावल के अंदर, यानी कि जो प्रोटीन है या स्टार्च है उस पूरा रोटी खा जाते हैं या पूरा चावल खा जाते हैं, और उस चावल से हम रोटी या चावल से उस स्टार्च को या उस रोटी से हम प्रोटीन को अपने पेट के अंदर पचा के निकालते हैं, बाकी चीज़ों को टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इन फफूंद में, ईस्ट में या मशरूम में ऐसा नहीं होता है, यानी कि इन कवकों में ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं कि बाहर ही उन चीज़ों को पचाएंगे, और इस तरीके से वायुमंडल में या हम यानी कि हमारे पर्यावरण में ये उन चीज़ों को का खात्मा करते हैं, जिसके चलते वो चीज़ सड़ेगा और उन तत्वों का अवशोषण कर लेंगे, और वह चीज़ जो जीव है वो नष्ट हो जाएगा, राइट। अन्य देख लेते हैं प्यारे बच्चों, और आगे अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि हम लोग, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है प्यारे बच्चों, राइट। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर ये प्यारे बच्चों निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंदर के बारे में आप क्या सोचते हैं, राइट। जंतुओं के अंतर के बारे में प्यारे बच्चों, अंदर नहीं, अंतर के बारे में क्या सोचते हैं। घास खाने वाले, फल खाने वाले, कीट खाने वाले, मछली, खरगोश, मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के बारे में यानी कि उनके उनके अंतर के बारे में आप क्या समझ सकते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राइट। कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरबेल आपने देखा होगा। अमरबेल जो होता है ना, ये जैसे कि बड़े यानी कि वृक्षों पर ये क्या होगा कि पीली पीली ये ऐसे ऐसे जो है कि इनमें हम कह सकते हैं कि टेंड्रिकल्स होते हैं, राइट। ये लत्तियाँ जो होती हैं, इसमें पत्तियाँ नहीं होती है, लत्तियाँ बस होती हैं। ये क्या करेंगी, पूरे पौधे को छाप लेंगी, राइट, और बिना मारे उस पौधे से चूस के पूरा अपना भोजन लेंगी, राइट। अमरबेल, किलनी, जू आपने देखा ही है, राइट। लीच आप जानते ही हैं, जो जोंक जो होता है जो पानी में तैरती है, आपके पैरों को
पकड़ लेती है और उसमें से ब्लड को चूसती है। फीता क्रीम आप जानते ही हैं, यानी कि टीनिया सोलियम, जो हमारे आंतों के अंदर, यानी कि इस तरीके से जो बीमार लोग होते हैं उनके आंतों के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो फीता क्रीम जो होते हैं वे उनके आंतों से भोजन लेते हैं, उनके आंतों के अंदर रहते हैं, राइट। तो इस तरह की ये जीव हैं जो बिना मारे जीवों से भोजन को प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आगे देख लेते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः भिन्न जीवों में पाचन भिन्न, हम कह सकते हैं कि विभिन्न जीवों में जो पाचन तंत्र है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, राइट। एक कोशिकीय जीवों में भोजन पूर्ण यानी कि संपूर्ण सतह से लिया जाता है, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव हैं उनके पूरे बॉडी का, यानी कि एक ही उसमें कोशिका होता है, पूरे कोशिकाओं के चारों तरफ से भोजन लिया जाता है, यानी कि पूरे कोशिका के सतह से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं, यानी कि जिनमें जटिलता ज़्यादा है तो उनके विभिन्न कार्य करने के लिए अंग भी अलग अलग हैं। यानी जैसे कि इस तरीके से हम देख लेते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन का अंतःग्रहण करता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में कर लिया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं तथा बचा हुआ अपच्य पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम की बात करें, वो भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, राइट, यानी कि पैरामीशियम का आकार होता है, लेकिन अमीबा का कोई आकार नहीं होता, राइट। आप चाहे तो अमीबा को प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको जो है कि अपने आसपास, गांव के आसपास जो तालाब है जिसमें पानी 6 महीने से इकट्ठा है, वहाँ पे जाना है और बोतल में स्पेशल तरीके से एक बोतल पानी को भर के घर लेके आना है। और आपको एक माइक्रोस्कोप की और एक स्लाइड की आवश्यकता होगी, राइट। तो स्लाइड आपको कुछ इन तरह का स्लाइड मिलेगा कांच का। करना क्या है कि इस ड्रॉपर की मदद से उस पानी जो है बोतल में आप रखे हैं उस पानी की एक बूंद इस स्लाइड पे गिराना है और सल्फरामाइन केमिकल डाल के आपको स्पेशल तरीके से माइक्रोस्कोप में लगा के देखना है। तो हो सकता है कि उस बूंद में आपको अमीबा मिल जाए। अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो दूसरा बूंद ट्राई करिए, तीसरा बूंद ट्राई करिए, चौथा बूंद ट्राई करिए। ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है चौथा या पाँचवें बूंद में आपको अमीबा देखने को मिल जाएगा। और अमीबा का कोई आकार नहीं होता, स्पेशल तरीके से कुछ भी आप बना दीजिए, एक केंद्र बना दीजिए, अमीबा हो गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जो पैरामीशियम होता है वो एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन एक स्थान तक पश्चाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं, राइट। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा हम आपको ये डायग्राम को दिखा देते हैं अमीबा वाला। होता क्या है कि अमीबा का कोई तो आकार नहीं है, ये जो है ये उंगली जैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं, यही क्या होंगे, ये सिकुड़ेंगे, फैलेंगे। ये जो उंगली वाला जो स्ट्रक्चर है सिकुड़ेगा। अब ये जब फैलेगा तो इधर फैलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से होता क्या है कि ये सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और अपना आकार बदलते रहते हैं। जहाँ पर फैला है जब सिकुड़ेगा तो वहाँ फैल के ना, वहाँ पे ना फैल के कहीं और जाके फैलेगा और कुछ अलग आकार बनाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि इस तरीके से ये आपका कोई अमीबा है, राइट, ये अमीबा है, राइट, ये केंद्रक है। अब क्या होगा कि ये जो पाद ये फैले हुए हैं यानी कि कूट पाद कहते हैं। अब ये जब सिकुड़ेगा तो ये यहाँ फैला है ना, तो कुछ यूँ तरह का फैलेगा, ये यहाँ नहीं फैलेगा। अब ये कुछ यूँ तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी कि कुछ अलग स्ट्रक्चर बना लेगा, राइट। तो इसी तरह जो अमीबा जो होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, अपना आकार वो बदलते रहते हैं, राइट। होता क्या है कि ये जो पाद है ना, यहीं पे जो खाद्य के कण है, जो भोजन है पानी में घुला हुआ, वही जाकर यहाँ पर क्या होगा, जाके देख सकते हैं आप बी वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जाके भोजन फंस जाएगा। फंसने के बाद जब ये सिकुड़ेगा तो भोजन का पाचन वहीं पर एक वैक्यूल्स बनाएगा, खाली स्थान बनाएगा और खाद्य जो है कण वहीं पर जाके फंस जाएगा और भोजन का ये पाचन अमीबा कर लेगा, राइट। अब प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे कि मनुष्यों में पोषण, राइट। तो मनुष्यों में पोषण कैसे होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे मनुष्यों का पाचन तंत्र। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना,
इस स्ट्रक्चर का जितना भी नामांकन दिया है इसको हम इंग्लिश में समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग पीडीएफ से वीडियो को एडिट करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपने बॉडी को हमें सूटेबल ढंग से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वास्तव में भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है। जो भोजन होता है वह जटिल होता है और हमारे बॉडी में इस भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करना पड़ता है। इसीलिए भोजन का जो पाचन है वह एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसीलिए भोजन हमारे शरीर में एक सिस्टम से होकर गुजरता है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के हम इस वीडियो में स्पेशल तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम भोजन को माउथ के रास्ते अंदर लेते हैं। माउथ के अंदर एक खोखली गुहा होती है जिसका नाम है बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी में एक जोड़ी हम कह सकते हैं जा यानी कि जबड़ा पाया जाता है अपर और लोअर साइड में, और 3 पेयर यानी कि 3 जोड़ी हम कह सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम हिंदी में लार ग्रंथियाँ कहते हैं। और इन ग्रंथियाँ का नाम पहला जो है वह कान के पास पाया जाता है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरा जो होता है जो लोअर जबड़े के पास पाया जाता है जिसका नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरा जो होता है वह भी लोअर जबड़े के पास ही पाया जाता है जिसका नाम है सब लिग्यूल ग्लैंड। ये 3 जो होते हैं ये स्पेशल तरीके से सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा यानी कि लार को प्रोड्यूस करते हैं। लार में स्पेशल तरीके से टाइलिन एंड एमाइलेज नामक ये एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे माउथ में 50% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल तरीके से कि हमारे माउथ में टंग यानी कि जीभ पाया जाता है जो भोजन को उलट पलट करने का कार्य करता है, और हमारे जबड़े पर स्पेशल तरीके से अपर और लोअर दोनों जबड़े पर संख्या यानी कि 16 अपर जबड़े और 16 लोअर जबड़े पर टीथ पाए जाते हैं। दोनों को प्लस कर देंगे तो यह 32 यानी कि 32 ये दांत हमारे दोनों जबड़ों पर मिलकर पाए जाते हैं। इन दांत को समझने के लिए एक फार्मूला होता है यानी कि 21 23 अपान 21 23 इंटू 2 इक्वल टू 32। यह फार्मूला कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे माउथ में 4 टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है इसका नाम है इंसर, इसको हिंदी में हम कृंतक दांत भी कहते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है जिसका नाम है कैनाइन, जिसको हम हिंदी में रदनक दांत कहते हैं। और जो इसका तीसरा टाइप होता है जिसका नाम है परमोलर, जिसको हिंदी में हम अग्रचर्वक दांत कहते हैं। और जो चौथा होता है जिसका नाम है मोलर, और इसको हिंदी में हम चर्वक दांत कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं ये फार्मूला कैसे काम करता है। ये जो फार्मूला लिखा गया है यह 21 23 यह जो दांत की यह संख्या है, यानी कि अपर जो जबड़ा है उस पे यह 2 पेयर है, 2 पेयर 1 पेयर 2 पेयर ये 3 पेयर, यानी कि यह पेयर में ये दांत की संख्या यहाँ पर लिखी गई। यानी कि ऊपरी जबड़े में स्पेशल तरीके से हम कह सकते हैं कि यह 2 जोड़ी 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी ये दांत पाए जाते हैं ये स्पेशल तरीके से। अब नीचे की बात करें तो वह भी नीचे वाले जबड़े में भी 2 जोड़ी 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी। अब ये कैसे फार्मूला काम करेगा इसको समझ लेते हैं। जो हमारा इंसर जो दांत है वह अपर जबड़े में वह 2 पेयर
और लोअर जबड़े में भी ये 2 पेयर, स्पेशल तरीके से 2 पेयर। तो अब 2 + 2 × 2 यानी कि 2 और 2 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे कि 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसकी संख्या 8 हो जाएगी। तो ये आंसर हमारा कितना है, ये 8 पाया जाता है। अब बात करते हैं कैनाइन की। तो कैनाइन ऊपरी जबड़े में 1 जोड़ी, नीचे जबड़े में 2 जोड़ी, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। स्पेशल तरीके से ये 2 हो जाएगा। अब इन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये स्पेशल तरीके से ये 4 हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 4 होती है। अब हम बात करते हैं कि पर मोलर की। जो पर मोलर है वह ऊपरी जबड़े में 2 और निचली जबड़े में 2 जोड़ी, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब बात करते हैं मोलर की। तो जो मोलर है वह सबसे लास्ट वाला दांत होता है जबड़े पे, 3 जोड़ी अपर और 3 जोड़ी लोअर ये जबड़े पे पाया जाता है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 6, और 6 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसकी संख्या ये 12 यानी कि 12 हो जाएगी। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। 8 + 4 12 और +8 20 और प्लस ये 12, टोटल संख्या जो हो जाएगा ये 32। ये दांत हमारे दोनों जबड़े पे मिलके पाए जाते हैं। अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो इंसर होता है वह भोजन को काटने का काम करता है। फिर उसके बाद जो कैनाइन होता है वह भोजन को चीरने का काम करता है। और परमोलर और मोलर ये जो दोनों दांत हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं। अब स्पेशल तरीके से जो भोजन है वो हमारे माउथ में काटा जाता है, चीरा फाड़ा जाता है और चबाया जाता है, और लार के द्वारा यह भोजन लेई के रूप में हमारे आगे की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में आप देखेंगे कि जो फेरिंग्स है स्पेशल तरीके से, यह फेरिंग्स से 2 हम कह सकते हैं कि नली जुड़ी होती है। पहली नली ये है जो सीधे पाचन तंत्र की तरफ बढ़ जाती है, और दूसरा जो ये पाइप देख रहे हैं यह फेफड़ों में चला जाता है। भोजन जो है स्पेशल तरीके से, भोजन करते समय हमें बात नहीं करना चाहिए या हंसना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम भोजन करते समय जल्दीबाजी में भोजन करते हैं या हंसते हैं तो भोजन जो है गले में फंसने लगता है। इसका मतलब यही है कि भोजन के कुछ जो कण होते हैं वो हमारे श्वास नली के अंदर जाने लगते हैं, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होती है और भोजन अटका हुआ महसूस होता है। तो भोजन कभी भी हमें शांतिपूर्वक बैठकर भोजन को करना चाहिए। जब हम भोजन लेते हैं वह भोजन स्पेशल तरीके से यह फेरिंग्स से होते हुए सीधे ईसोफेगस, एक लंबी सी नली है, और यह जाकर एक स्पेशल तरीके से स्टमच में जाके खुल जाती है। यह हमारा स्टमच वास्तव में यहीं पर स्पेशल तरीके से भोजन का डाइजेशन किया जाता है। स्टमच जिसका हिंदी में नाम अमाशय होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला जो इसका पार्ट है कार्डिया, दूसरा जो इसका पार्ट है फंडस, और तीसरा जो पार्ट इसका है पाइलोरस। और ये जो है इसको बॉडी कहते हैं। यहाँ पे भोजन इकट्ठा रहता है। ये 4 पार्ट में, यानी कि ये 3 पार्ट इसके इस पर तरीके से ये होते हैं हमारे अमाशय के। अमाशय में स्पेशल तरीके से प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन होता है। अब एक हमारे शरीर में ग्रंथि पाई जाती है जो ये लीवर, ये ग्रंथि होती है जिसका वेट 2.5 kg का होता है। लीवर जो होता है वह बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और यह बाइल जूस जाके गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। अब यह पित्ताशय जो है वह जाकर यह
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। और ये आप देख रहे हैं ये पैंक्रियाज, जो पत्ती के समान की यह संरचना आप देख सकते हैं, ये पैंक्रियाज होता है जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। यह और आप देख सकते हैं ये गाल ब्लेडर से यह बाइल डक्ट ये निकला हुआ है, ये यहाँ पे आता है। दोनों दोनों पैंक्रियाज, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं, आप देख सकते हैं कि यह जो गाल ब्लेडर से ये जो निकला हुआ आपका यह बाइल डक्ट जाकर यहाँ पे खुल जाता है, और यह हमारा अग्नाशय है, ये भी जाके ये इसी में खुल जाता है, यानी कि ये स्पेशल तरीके से ड्यूडेनम में खुल जाता है। अब भोजन का पाचन, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि प्रोटीन और फैट का यहाँ पर डाइजेशन हमारे अमाशय में होता है, और बाकी का जो भोजन का पाचन है वह चला जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है हमारा पैंक्रियाज, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वह हमारे स्टमच में जाता है, और यह भी भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, और भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को भी यह किल करता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होगा HCl। यह जो HCl है यह स्पेशल तरीके से बैक्टीरिया को किल करता है, और यह ज़्यादा मात्रा में हमारे स्टमच में प्रोड्यूस होता है। अब HCl के चलते आप सोच रहे होंगे कि यह जो एसिड है, क्या यह एसिड हमारे अमाशय को गला सकता है? तो वास्तव में अमाशय जो होता है हमारा, वह उस पे म्यूकस मेम्ब्रेन की एक परत पाई जाती है, जिसके चलते HCl से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जो भोजन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ यहाँ से पाइलोरस से ये बढ़ने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला ये जो पार्ट है ड्यूडेनम, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, ऐसे ये संरचना आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट होता है जेजुनम, और तीसरा जो इसका पार्ट है इलियम। ये तीसरा जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये है स्पेशल तरीके से। अब हम बात करेंगे कि स्टमच में ये जो हमारा अमाशय है इसमें रेनिन और पेप्सिन नामक ये एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जो भोजन को स्पेशल तरीके से प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि पचाते हैं। और ये जो रेनिन है यह बच्चों में भी पाया जाता है, जो कि एक एंजाइम है जो दूध में केसिन, यानी कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हम केसिन कहते हैं, जो केसिन को पैरा केसिन में बदल देता है स्पेशल तरीके से। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें सुक्रोज, माल्टेज, ग्लैक्टेज ये सब एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जो भोजन में जो भोजन पचा नहीं होता है उसको संपूर्ण रूप से पचाने का कार्य करते हैं। स्पेशल तरीके से प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन और काइनोट्रिप्सिन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सुक्रोज, माल्टेज, ग्लैक्टेज ये करते हैं। और सुक्रोज, माल्टेज और ग्लैक्टेज ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में यह परिवर्तित कर देते हैं, और वह ग्लूकोज हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी दीवारों पर कुछ उंगली की तरह ऐसे ऐसे भीली लगे होते हैं स्पेशल तरीके से, जिससे हम हिंदी में रसांकुर कहते हैं। अब यही रसांकुर जो होते हैं यह भोजन का जो भी पचा हुआ न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि अवशोषण करते हैं। यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं, और ब्लड वेजल्स में ब्लड का फ्लो होता रहता है,
और जो ब्लड होते हैं यानी कि जो रक्त होते हैं वे न्यूट्रिएंट्स को कैच करके पूरे बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। अब जो होता है स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वह जाकर एक लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, यानी कि कैल्शियम में ये जाके खुलता है। जो हमारा लार्ज यानी कि इंटेस्टाइन है, ये इनके 4 भाग होते हैं स्पेशल तरीके से। ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसको हम असेंडिंग कोलून कहते हैं, और ये जो वाला भाग आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये वाला जो भाग है स्पेशल तरीके से ये वाला, इसको हम ट्रांसवेरस कॉलून कहते हैं, और ये वाला जो भाग है यह आपका डिसेंडिंग कोलून है। और उसके बाद यह वाला जो आपका है यह आपका स्पेशल तरीके से इसको हम रेक्टम कहते हैं, यानी कि मलाशय। जो भोजन होता है वह स्पेशल तरीके से ये ड्यूडेनम से होते हुए, यानी कि यह स्टमक से होते हुए ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम से होते हुए स्पेशल तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह पूरा ये आता है आपका जियोजेनम में, और जियोजेनम से होते हुए यूलियम में आता है, यूलियम से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है। और जितना भोजन में छिपे जितने भी स्पेशल तरीके से न्यूट्रिएंट हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। बाकी जो भोजन है जो नहीं पचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि असेंडिंग कोलून में जाता है। असेंडिंग कोलून से ट्रांसवेरेंट कोलून में जाता है, ट्रांसवेरेंट कोलून से यह आपका डिसेंडिंग कोलून में जाता है, डिसेंडिंग कोलून से यह आपके रेक्टम में जाके खुलता है। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन में जितने भी वाटर होते हैं स्पेशल तरीके से, तो स्पेशल तरीके से वाटर का अवशोषण यह कर लेता है, यानी कि हमारी बॉडी को पानी की आवश्यकता होती है, तो हम स्पेशल तरीके से जो पानी को पीते हैं वह वाटर स्पेशल तरीके से हमारे स्टमच में जाता है। तो उस पानी जो है वह भोजन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन पे की जो दीवारें हैं वह स्पेशल तरीके से पानी का अवशोषण कर लेती हैं, और हमारे शरीर में पानी की पूर्ति इस प्रकार हो जाती है। और जो बचा जो भोजन है जो नहीं पच पाता है वो रेक्टम के द्वारा, यह एनस है, एनस के द्वारा स्पेशल तरीके से शरीर से बाहर फेसस के रूप में निकल जाता है, यानी कि मल के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। आप समझ गए होंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। पोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, यानी कि पोषण पढ़ने के बाद यहाँ पे आपके लिए 5 प्रश्न हैं, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्न के उत्तर हम जानेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। 5 प्रश्नों को एक एक करके हम पहले पढ़ लेते हैं। पहले तो यहाँ पे स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया है, आसानी से आप इनका आंसर दे सकते हो, लेकिन अभी मैं इनका आंसर दिखाऊंगा। तीसरा प्रश्न दे रहा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है प्यारे बच्चों। चौथा दे रहा है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, राइट। पांचवा दिया है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो चलिए इन 5 प्रश्नों का फटाफट हम आंसर जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पे प्रश्न था कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्वपोषी पोषण उन जीवों के पोषण की प्रक्रिया है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो वे स्वपोषी पोषण होते हैं स्पेशल तरीके से। और उसके बाद प्यारे बच्चों, भोजन के लिए कच्चे पदार्थों जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा स्पेशल तरीके से, यानी कि सूर्य के प्रकाश को उपयोग करके ये पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है प्यारे बच्चों, ये आपके स्वपोषी पोषण पौधे हैं, हरे पौधे हैं। विषमपोषी पोषण क्या है,
विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि उन जीवों का पोषण है, यह उन जीवों का पोषण है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उदाहरण के लिए मानव, पशु, पक्षी आदि। राइट। चलिए प्यारे बच्चों, इसमें सेकंड जो प्रश्न कह रहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची जो सामग्री है पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक जो कच्ची सामग्री जो होती है वे निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला यहाँ पे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होना, सूर्य के प्रकाश से सूरज का प्रकाश यानी कि सूर्य से सूरज का प्रकाश प्राप्त होना, और तीसरा दिया है कि भूमि से जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा जल एवं खनिज लवण। राइट। इन सभी सामग्रियों का पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तीसरा यहाँ पे प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया भी सहायक होता है। पेप्सिन की क्रिया भी सहायक होता है। राइट। उसके बाद सेकंड दिया इसमें कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होते हैं यानी कि HCl, वे क्या करते हैं कि भोजन में जो उपस्थित जो जीवाणु जो आ जाते हैं यानी कि बैक्टीरिया अगर भोजन में उपस्थित आ जाते हैं तो उनको नाश करते हैं यानी कि उन्हें किल करते हैं। राइट। चौथा प्रश्न कह रहा था कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो देखिए प्यारे बच्चों कि जैव उत्प्रेरक यानी कि आपके जो एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरकों द्वारा भोजन को पचाने एवं अवशोषित करने के लिए इसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने के लिए एंजाइम यानी कि विखंडित करने की क्रिया को हम एंजाइम कहते हैं। यानी कि भोजन को पचाने के लिए और अवशोषित करने के लिए भोजन को छोटे छोटे यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कह सकते हैं कि अणुओं में विखंडित करने की जो क्रिया है वो एंजाइम कहलाती है। और जो एंजाइम में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि। पाचक एंजाइम जटिल पदार्थों कणों को छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देते हैं, ये विखंडित करने में मदद करते हैं। राइट। ये सरल आसानी से रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के सभी कोशिकाओं तक ये पहुंचा दिए जाते हैं। राइट। यानी कि ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक यानी कि पूरे शरीर के कोशिकाओं तक जो भी बचा हुआ है जो तत्व उनको पहुंचाया जाता है। राइट। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। राइट। तो यहाँ पे उत्तर कह रहा है कि यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिसे हम दीर्घ रोम या इंग्लिश में भीली कहते हैं। राइट। ये क्या करते हैं या हम कह सकते हिंदी में इसे दीर्घ रोम या हिंदी में ही रसांकुर भी कहते हैं और इंग्लिश में भीली कहते हैं। ये अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुत्या होते हैं यानी कि रुधिर वाहिकाएँ जो होती हैं, राइट, उनमें ज़्यादातर होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। राइट। ये पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपने एक एक करके समझ लिया। राइट। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो है श्वसन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ये जो स्पेशल टॉपिक है श्वसन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो संबंधित या ऐसे ही आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि जो पार्ट 3 जो वीडियो है उसमें श्वसन से संबंधित और भी सारी चीज़ें हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।